नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही कमाल के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब पढ़ने वाले हैं प्रीविटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि मतलब कौन कौन से ऐसे टाइम है जहां पर आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपका और किसी अन्य पर्सन का हुआ है और कोई तीसरा पक्षकार उसमें घुस करके केस वेस फाइल कर रहा है, तो वहाँ पर आप कैसे बचाव उचाव ले सकते हैं। तो वो सब चीज़ें प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत थोड़ा सा आती है और इसको आप एक रूल भी बोल सकते हैं, एक लॉ भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग थ्योरी बोलते हैं। और ये चीज़ें थोड़ा सा जो भी यूट्यूब है उस पर भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब हम लोग भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही थी। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं थे और नया नया जस्ट टॉपिक आया था, काफ़ी लोगों को पता नहीं था, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में था। तो मेरे को लगा भाई मैं अगर नहीं जान पाया हूँ, ठीक है, वहाँ मेरे को प्रॉब्लम हुई थी पढ़ने उड़ने में, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए मैं यहाँ पर वीडियो लेक्चर बना के इसका भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं कॉन्टेंट का फुल वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप शुरू से लेकर के कॉन्टेंट की एक एक वीडियो लेक्चर बहुत ही ईजी वे में आसान तरीके से विथ नोट्स के साथ आप पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं भाई प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत ही ईजी वे में। इसका एक्सेप्शन जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। 5 एक्सेप्शन इसके अंतर्गत आते हैं, उन सभी को एक बार हम डिटेल से और एग्जाम्पल के साथ बहुत ही ईजी वे में समझ लेंगे, ठीक है। बाकी नोट्स चाहिए हुआ तो नोट्स ले लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा। टॉट की भी वीडियो चाहिए तो टॉट का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं, फुल वीडियो लेक्चर है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ओमकार BLLB यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको कमाल की एजुकेशनल और हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं भाई प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कांट सू, यानी कि कोई अगर मतलब कि नया बंदा है जो कि कॉन्टैक्ट नहीं किया है, वो कोई भी केस वेस फाइल नहीं कर सकता। ओनली अ पर्सन हु इज़ अ पार्टी, जो भी पर्सन है अगर वो पार्टी है, ठीक है, कोई एक पार्टी है, ए पार्टी बी पार्टी होता नहीं है, मतलब पहला पार्टी दूसरा पार्टी, ठीक है। तो जो भी है, जो भी पार्टी है, टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन सू, यानी कि अगर कोई पार्टी है वही केवल केस फाइल कर सकती है। अब बाकी जो इंग्लिश वाले हैं वो तो समझ गए होंगे, हिंदी वाले नहीं समझ पाए होंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हमने हिंदी में भी लिख दिया है, आपको डरने उड़ने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है कहने का भैया कि अगर दो व्यक्तियों के साथ संविदा की गई है, हमारे आपके बीच में संविदा की गई है, तो जिस जिस भी व्यक्ति के साथ संविदा की गई है, ठीक है, जिस जिस व्यक्ति के साथ संविदा की गई है वही व्यक्ति संविदा के तोड़े जाने पर केस फाइल कर सकते हैं। कोई तीसरा पक्षकार, कोई तीसरा व्यक्ति इसके संबंध में केस फाइल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि भाई अगर हमारे और आपके बीच में संविदा हुई है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के संविदा कॉन्टेक्ट हुआ है, ठीक है, हमारे आपके बीच में, तो अगर मान लीजिए हमारी या फिर आपकी गलती की वजह से कोई हमारा ये जो संविदा है वो टूट रहा है अगर, तो यहाँ पर केस केवल आप या फिर हम फाइल कर सकते हैं, ठीक है, कोई तीसरा पक्षकार नहीं कर सकता। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए दीपावली का अवसर आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए दीपावली का अगर अवसर आ रहा है तो मैंने क्या सोचा कि भाई चलो अच्छा मैं एक नया कार निकलवा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं गया शोरूम में और बोला कि भाई मैं दीपावली के दिन कार यहाँ से लेके जाने वाला हूँ, ठीक है, ये लोग कुछ एडवांस ले लो, ठीक है, मैंने उनको पैसे दिए, भाई एडवांस ले लो कुछ पैसे। उसके बाद में अब मैं दीपावली के दिन आऊँगा, प्रॉपर जो भी कागज वगज था वो सब मैंने सिग्नेचर कर दिया, जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो कर दिया, बाकी उस दिन आऊँगा और जब बाकी जो पेमेंट है वो करके अपनी कार लेके जाऊँगा, ठीक है, सब चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद में मैं दीपावली के दिन जब जाता हूँ तो वहाँ पर मैं क्या देखता हूँ कि सभी जो कार है वो सेल हो चुकी है, ठीक है। और उस सेल होने के कारण अब मैं कैसे अपना कार लूँ वहाँ पे, और मेरे को उसी दिन चाहिए था कार, क्योंकि दीपावली एक महत्वपूर्ण पर्व होता है और उस दिन नए नए सामान लिए जाते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं। उस दिन काफ़ी खुशी का माहौल होता है, सभी लोग खरीदते हैं। तो उस दिन कार का सॉकेट हो गया, मतलब उसका कार की कमी हो गई वहाँ पर, और सभी लोगों मतलब कि वहाँ पर जो भी एजेंसी था वहाँ पे कार अवेलेबल नहीं था, ठीक है। जबकि मैंने उस पर्सन को, उस एजेंसी वालों को बोला था कि मैं इस दिन आऊँगा लेके जाऊँगा, बाकी जो पैसा सब दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो कैंसिल हो गया, ठीक है, कॉन्टैक्ट उस पर्सन के द्वारा, उस वहाँ के एजेंसी वाले के द्वारा ब्रीच किया गया, ठीक है। और उसकी वजह से मैं अपनी जो भी इच्छा थी वो पूरी तो नहीं कर पाया। तो इसके लिए मैं अगर केस फाइल करना चाहूँ तो केवल यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी क्षति है वो मेरे को हुई है, मेरे को उस दिन कार लेनी थी। आप अगर चाहें कि भाई मैं कर दूं इनकी तरफ से तो वो नहीं हो सकता। यही चीज़ें आती हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, यानी कि जो पक्षकार है केवल वही केस फाइल कर सकता है, कोई तीसरा बीच में पड़ोसी उड़ोसी आकर के केस फाइल नहीं कर सकती,
ठीक है। तो भैया आप समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी, बहुत ज़्यादा हार्ड बात नहीं है। कहने का अर्थ है, अर्थ सीधा सीधा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के पक्षकार हैं केवल वही केस फाइल कर सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आते हैं, यानी कि अपवाद आते हैं, और इस अपवाद को भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग जान जाते हैं भाई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये चीज़ है, हो गया, लेकिन एक्सेप्शन भी जानना उतना जरूरी है जितना प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जानना जरूरी है। ठीक है, कुल यहाँ पर 5 एक्सेप्शन आते हैं, एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या वो 5 एक्सेप्शन है। फर्स्ट है एक्सप्रेस टू इम्प्लाइड ट्रस्ट। ठीक है, यानी कि किसी, ठीक है, हिंदी में मैंने लिख दिया, इंग्लिश में भी लिख दिया, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी ट्रस्टी के ऊपर लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति केस फाइल कर सकता है। ठीक है, जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर कुछ पैसे या फिर लाभ किसी पर्सन के द्वारा दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो पर्सन को लाभ अगर नहीं मिल पा रहा है तब वो केस फाइल कर सकता है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके पिताजी ने, ठीक है, आपके पिताजी ने एक मतलब मैनेजर को अपॉइंट किया और उसको बोला कि भाई आप क्या करोगे, मेरे खाते में से, या फिर मैं आपको इतना पैसा हर मंथ देता हूँ सैलरी, आप अपने सैलरी में से इतना पैसा मेरे बेटों के दोगे, मैं आपको सैलरी में इतना बढ़ा के दूंगा। ठीक है, तो लेकिन वो क्या करता है, जो भी मैनेजर था कुछ मंथ तक उनके बेटे को इतना पैसा दे रहा था। ठीक है, जो भी वो दे रहे थे वो दे रहा था, लेकिन 2-3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद वो जो भी पैसा था वो नहीं देने लगा। ठीक है, धीरे धीरे जो उनके पिताजी पैसा भेज रहे थे वो खुद उसका पैसा यूज करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बेनिफिशरी है, वो जो बच्चा है जिसको पैसा मिल रहा था, ठीक है, वो केस फाइल कर सकता है उस मैनेजर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पिताजी और उस मैनेजर के बीच में हुआ था कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आपके सैलरी के साथ जोड़ करके दे दूंगा, मेरे बेटे को भी इतना आप दे देना निकाल के। ठीक है, लेकिन वो अगर नहीं देते हैं तो वो जो बच्चा है वो डायरेक्ट उनके ऊपर केस फाइल कर सकता है जिससे वो पैसा ले रहा था। ठीक है, तो बात करने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो भी बेनिफिशरी है अगर उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वो तीसरे पक्षकार के तौर पर केस फाइल कर सकता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फैमिली सेटलमेंट के संबंध में। अब यहाँ पर फैमिली सेटलमेंट के संबंध में बातें ये हैं कि जैसे कि अब यहाँ पर फैमिली में बहुत सारे लोग सदस्य होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपके पिताजी से किसी दूसरे पर्सन के साथ संविदा हो रही है, ठीक है, होती है या फिर होती, मतलब आपके भैया के साथ होती है। यहाँ पर आप देखेंगे फैमिली में अलग अलग लोगों के साथ संविदा होती रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर मान लीजिए कोई मतलब कि पिताजी को या फिर आपके भाई को कोई क्षति हो जाती है तो आप उसके घर के जो भी मेंबर हैं वो केस फाइल कर सकते हैं। यानी कि फैमिली से रिलेटेड अगर कोई मैटर हो गया तो उनके सदस्य जो भी हैं वो केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फैमिली सेटलमेंट के संबंध में फैमिली से रिलेटेड कोई मैटर हो गया तो वहाँ पर फैमिली के जो भी सदस्य हैं, कुछ स्थिति में जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो एक्सीडेंट में भी वहाँ पर आप देखेंगे जो भी बेनिफिट होता है वो पैसा फैमिली को मिलता है। तो वो चीज़ होती है, एक्सीडेंट में कौन पे केस फाइल करेगा, केस फाइल करते हैं उनके घर वालों के। ठीक है, घर वाले के उनके केस फाइल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब थर्ड है असाइनर केस फाइल कर सकता है। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए असाइंड किया गया है, किसी काम के लिए करने के लिए उसको रखा गया है, ठीक है, और बाद में जिसको, जैसे कि मान लीजिए कोई एक मतलब मैं व्यक्ति एक आदमी को रख देता हूँ, भाई ये काम तुम करवाओगे। ठीक है, मैं मैनेजर हूँ किसी कंपनी का और उस मैनेजर होने के तौर पर मैं एक आदमी को बोलता हूँ कि भाई तुमको ये काम करवाना है, ये जो मेरा काम चल रहा है, ठीक है, इसको तुमको देख रेख करनी है, साथ में जो भी इसका बेनिफिट होगा वो ला करके मेरे को दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मतलब कि जो भी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, जो भी अगला पक्षकार है जिससे वो बेनिफिट प्राप्त कर रहा है, जो असाइनर है मेरा जिसको मैंने असाइंड किया है, ठीक है, वो अगर बेनिफिट प्राप्त नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो वो केस फाइल करके अपना जो भी मतलब कि जो भी मतलब वो मैटर है उसको सुलझा सकता है, जो भी चीज़ें हैं वो कर सकता है, क्योंकि मैंने उस काम के लिए उसको असाइंड किया है। ठीक है, तो वो ये चीज़ें होगी भाई, मतलब आप देखेंगे कंपनी में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लोगों को असाइंड किए जाते हैं। तो वही बातें हैं कि अगर किसी को असाइंड कर दिया गया है, ठीक है, उस काम के लिए, और वो काम करते समय कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, तो वहाँ पर वो आदमी, ठीक है, वो आदमी संविदा के लिए, उस संविदा तोड़ने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए वो केस फाइल कर सकता है। लेकिन वो जो असाइनर है, ठीक है, वो असाइनर है किसके तौर पर काम कर रहा है, मेरे तौर पर, मेरे अंडर में काम कर रहा है, जो भी वो काम करेगा मेरे फ़ायदे के लिए करेगा, जो भी वो कंपनी उसका हेड है उसके फ़ायदे के लिए काम करेगा, जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंपनी की ही तरफ से होगा। ठीक है, भाई ये कंपनी है, इसके तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन मैंने असाइंड किया है, इसकी वजह से वो केस बेस फाइल कर सकता है, केस बेस को देख सकता है। ठीक है, जो भी वो मैटर होगा वो देख सकता है। ठीक है, अब यहीं पर भाई फोर्थ क्या है, वो है एजेंट, जिसके तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करता है
वह केस फाइल कर सकता है। एजेंट वाला तो आप जानते होंगे भाई, जो आप देखेंगे LIC वाले हो गए, ठीक है, वो एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। और वो एजेंट जैसे कि LIC बीमा का हो गया, ठीक है, और सहारा का हो गया, ऐसे ऐसे चीज़ें, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं। और वो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का मतलब कि वो बीमा करते हैं। बीमा भी एक कॉन्ट्रैक्ट के ही अंतर्गत आता है, बीमा करते हैं, LIC करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए वो कंपनी भाग जाती है, कहीं पर दूसरे जगह चली जाती है, तो बाद में वो कोर्ट के पास केस फाइल करके बोल सकते हैं भाई ये कंपनी थी, मैंने इतने लोगों का बीमा किया था और ये इतना पैसा लेकर के भाग गई है, ठीक है। तो वो जो एजेंट है वो बता सकता है भाई, जो मतलब कि मेरे अंतर्गत इतने लोगों का मैंने, ठीक है, इतने लोगों का मैंने वो किया था, बीमा किया था, इतने लोगों का मैंने LIC किया था और इतना पैसा लेकर के वो कंपनी भाग गई है, ठीक है। तो अगर मतलब कि यहाँ पर देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट तो उस मतलब कि जो भी हम लोग हैं, जो भी LIC लेने वाले हैं, उनके और उस कंपनी के बीच में हुआ था। लेकिन एजेंट बीच का आदमी है, जो कि हम लोगों का जो भी मतलब कि LIC या फिर जो भी सहारा है वो उसने किया था, ठीक है, उसने जस्ट किया था, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, हमारे और उस कंपनी के बीच में हुआ है, ठीक है। लेकिन वह केस फाइल करके बता सकता है भाई ऐसा ऐसा क्या किया था हमने और मैं इसका एजेंट था, ये कंपनी भाग गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एजेंट भी केस फाइल कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो 5वां एक्सेप्शन है वो ये है कि किसी के बिहाफ पर, ठीक है, किसी के बिहाफ पर पेमेंट करने वाले व्यक्ति पर भी आप केस फाइल कर सकते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि भाई एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, वो जैसे आप देखते हैं नहीं है कि आप मतलब कि जैसे कि आप सामान वामान लेने जाते हैं कि भाई जैसे कि मतलब कुछ रुपए क्या हुआ कि वो बढ़ गया, तो आदमी दूसरा बोलता है भाई चलो मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। तो वो आदमी बोलता है मैं तुमको दे दूंगा, मैं तुमको बाद में दे दूंगा, ऐसे करके वो बोलते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि इतना पैसा बढ़ रहा है, चलो ठीक है मैं तुमको घर पे दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि किसी के बिहाफ पर किसी के लिए आप अगर पैसे दे रहे हैं लेकिन आप पैसे नहीं देते हैं, ठीक है, तो आप वो जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। जिसने बोला कि भाई मैं तुमको पेमेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आप कभी सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए आप एक फ्रिज लेने गए, ठीक है, वहाँ पर अब आप उस आदमी को दिए क्या नाम है मतलब कि 16,000 रुपये मान लीजिए आपने, और वो जो मतलब कि फ्रिज था वो क्या नाम है मतलब कि वो फ्रिज 20,000 रुपये का था, ठीक है। तो एक कोई तीसरा आपके आजू बाजू का आदमी था, ठीक है, आपके आजू बाजू का आदमी था, वो बोला कि भाई चलो अच्छा ठीक है 16,000 तुम दे दो, बाकी जो 4,000 रुपये बचते हैं मैं इनको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लेके जाओ, मैं इनको 4,000 रुपये दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आप जब फ्रिज लेके आ गए, आप यूज कर रहे हैं, वो जो 4,000 रुपये वो आदमी उसने दिया नहीं, जो आपके गाँव या फिर जो भी था, जो भी आपका जान पहचान का वो आदमी था, उसने 4,000 रुपये वो पेमेंट उस आदमी को नहीं किए, ठीक है। तो वो जो दुकानदार है वो उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है, जिसने बोला था कि भाई मैं इनके बिहाफ पर पेमेंट कर दूंगा। तो बात यही है कि अगर कोई बोलता है या मैं आपके बिहाफ पर पेमेंट कर दूंगा, बाद में नहीं करेगा, तो आप उसके ऊपर जो भी जिसको भी क्षति हो रही है, ठीक है, वो आदमी जिसको चाहिए वो पैसा वो केस फाइल कर सकता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। और इस एक्सेप्शन को एक बार आप देख लीजिएगा नोट्स लेकर के, बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, और यही है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट और कमाल के वीडियो के लेक्चर के साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।